Hello students, welcome back to my YouTube channel Hope the Rising Wave. So today we will be discussing about Charter Act of 1853. Charter Act of 1853 जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस क्या किया था? लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1833. अब थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा, क्योंकि इसको समझने के लिए जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर थोड़ा सा रिकॉल करना, थोड़ा सा नजर डालना जो है वो बहुत ही जरूरी है. देखो हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ, हमने स्टार्ट किया चार्टर एक्ट ऑफ 1773 से. अब जब ये चार्टर लाए गए थे 1773 पे, इनका मकसद ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे, उसके अफेयर को कंट्रोल करना है. क्या करना है? कंट्रोल करना है. अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक पॉलिटिकल, एक कमर्शियल एम्पायर खड़ी की गई थी कंपनी ने, जिसको बैक करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. दो की ये गवर्निंग बॉडी थी. दो की ये गवर्निंग बॉडी किसकी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की. दिस वाज आंसरेबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, लेकिन इसको कौन बैक करता था? लेकिन ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, ये किसको बैक करते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. अब देखो, अगर हमारे पास इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करना है, क्या करना है? रेगुलेट करना है. तो हमें पता है कि अगर हमने किसी रीजन को, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है, क्या करना है? कंट्रोल करना है. इवन एट द प्रेजेंट टाइम की भी अगर हम बात करेंगे, अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी रीजन, किसी स्टेट को कंट्रोल करना है, तो हमें वहां पर सिविल सर्वेंट जो है उनको कंट्रोल करना है. क्या करना है? कंट्रोल करना है. मींस कि हमारे पास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करना है. क्या करना है? उनको कंट्रोल करना है. अगर हम ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कितने ही हम लाज बनाएं, ठीक है कि नहीं, वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे. देखो, अगर हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है. अब अगर ब्यूरोक्रेट्स की हम बात करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. अगर ब्यूरोक्रेट्स आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर लाज पे लाज बनाए, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा सकते हैं. यही वजह है कि जब चार्टर्स बनाए गए या पास किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब मसला यहां पर यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, वो सिविल सर्वेंट्स जब अपॉइंट किए जाते थे, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई ओपन एग्जाम या ओपन कंपटीशन नहीं होता था. कोई भी ओपन एग्जाम वहां पर नहीं होता था. यही वजह है, जब कोई ओपन एग्जाम नहीं हो रहा है, उन सिविल सर्वेंट को बैक कौन कर रहा है? अपॉइंट कौन कर रहा है? अपॉइंट कर रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. कैसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं, देखो, अब अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, देखो हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की अगर हम बात करेंगे, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से हमने ये देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पैट्रोनेज थी और सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे, उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया. ठीक है कि नहीं? उसके कमर्शियल अफेयर्स जो भी हमारे पास थे वो छीन लिए गए, उसको एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया. लेकिन वहां से हमने देखा था उस चार्टर एक्ट में कि उस चीज को किस तरीके से इंपोज किया गया. लेकिन
उस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक अटेम्प्ट किया गया कि जो हमारे पास पैट्रोनेज है कंपनी की अवर सिविल सर्विसेज उसको खत्म करें। मीन सिविल सर्विसेज जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन है, वो एक ओपन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ओपन सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें कोई भी एग्जाम दे सकता है और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो सिविल सर्वेंट बन सकता है। लेकिन वहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने अपोज किया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसलिए अपोज किया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो किसको बैक करते थे? वो किसको फेवर करते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो थी इंटर्न डायरेक्टर्स ने ही बनाई थी। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने यहां पर लिखा है कि यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन एनी रीजन अंटिल एंड अनलेस यू होल्ड द कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दैट वेरी रीजन। यह भी मैंने बताया, अगर आप कहीं रीजन में कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, आप तब तक उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब तक ना आप वहां के ब्यूरोक्रेट्स, जो रीजन के पर्टिकुलर रीजन के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर कंट्रोल ना कर पाए। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स ही सब कुछ काम करते हैं, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको संभालते हैं, जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स होते थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करे, लेकिन इस मसले में अभी तक 1833 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे, उनमें उनको यहां पर फेल्यूर मिला। मतलब जितने भी एक्ट्स पास किए गए यहां पर, उतने एक्ट्स इंपोज किए गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनके अंडर जो है वो है सिविल सर्वेंट्स। क्या है? सिविल सर्वेंट्स आर वेरी लॉयल, दे आर लॉयल टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर जो है वो लॉयल है कौन? जो हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो इसलिए, देखो, हमारे पास जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसके अकॉर्डिंग जब सिविल सर्वेंट्स चाहिए थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है कि नहीं, पॉलिटिकल पर्पस के लिए, तो वहां पर दो किस्म की सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। दो किस्म की सिविल सर्विसेज को क्या कहते हैं कि वजूद में लाया गया था। एक था कोविनेटेड, दूसरा था नॉन कोविनेटेड। नॉन कोविनेटेड हमारे पास जो थे, नॉन कोविनेटेड जो होते थे वो लोअर ऑफिशियल्स होते थे। लेकिन कोविनेटेड की अगर हम बात करते हैं तो कोविनेटेड सिविल सर्विस जो होता था वो हायर सिविल सर्विस, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब कोविनेटेड सिविल सर्विसेज जो थे वो ओपन नहीं थे, हर एक के लिए ओपन नहीं था। देखो किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सिविल सर्वेंट को कंट्रोल करती है। यहां पर कोविनेटेड सिविल सर्विस की सर्वेंट की अगर हम बात करेंगे, या सिविल सर्विस का प्रोसीजर जो था वो ओपन नहीं था, इवन के इंडियंस उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। वहां पर कोई भी एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं किया जाता था हायर सिविल सर्विसेज के लिए। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या था? मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन, यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या था? मोड ऑफ सिलेक्शन ये था कि जिसको सिविल सर्वेंट बनना था उसके लिए एक कोटा था। अच्छा, ये कोटा जो था इसमें रिकमेंडेशन चाहिए थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की हमारे पास रिकमेंडेशन चाहिए थी, मींस कि हमारे पास कंपनी की रिकमेंडेशन चाहिए थी। जिसको भी वहां पर रिकमेंडेशन मिली या वो कोटे में एंटर हुआ, उस कोटे के अकॉर्डिंग उसको कुछ परसेंटेज मिली, मतलब कोटे के अंडर वो क्या कहते हैं कि उसको रिकमेंडेशन मिली कंपनी से, तो उसकी एडमिशन होती थी एक हैलीबुरी कॉलेज लंदन में। अब वहां से कोई भी ग्रेजुएट जो होता था वो ऑटोमेटिकली सिविल सर्वेंट बनता था। लेकिन वो सिविल सर्वेंट किसका बनता? अब कंपनी का, क्योंकि कंपनी ने ही उसके लिए एक कोटा रखा था जिसके अंडर वो फॉल कर रहा था, उसको रिकमेंड किया और उसकी एडमिशन मिली हैलीबुरी कॉलेज में, और फाइनली जो है वो एक सिविल सर्वेंट बना। लेकिन अब सिविल सर्वेंट वो किसकी ओर होगा लॉयल? वो लॉयल होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को की ओर। तो जब भी उसको अपॉइंट किया जाएगा तो वहां पर हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स होंगे, मीन सिविल सर्वेंट होंगे, वो किसकी ओर लॉयल होंगे? वो होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर लॉयल। ठीक है, तो अब यहां पर जो भी ग्रेजुएटेड होगा वो ब्यूरोक्रेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी जो है इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब हमारे पास यहां पर क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है। अब जिसके अंडर ब्यूरोक्रेसी है उसके अंडर ही सब कुछ पावर है। चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है ब्यूरोक्रेसी जो है दैट इज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमारे पास ये जो कंडीशंस आ रही हैं, कंडीशंस हमारे पास क्या आ रही हैं? कंडीशन हमारे पास, अब जो हमारे पास ये कंडीशन आ रही है, अब जो हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं, कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, कंडीशंस हमारे पास ये आ रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल आवर अफेयर्स ऑफ कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मसला यह हो रहा है कि कंपनी जो है वो कॉपरेट नहीं कर रही है। अच्छा, वो कॉपरेट क्यों नहीं कर रही है? वो इसलिए क्योंकि उनके अंडर जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी सिविल सर्वेंट है वो उनके अंडर है। अब जब सिविल सर्वेंट उनके अंडर है तो चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाए तो उनपे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब क्या किया कि हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, यहां तक 1833 की अगर हम बात करेंगे, दिस इज अ चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853, ठीक है।
तो हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 1833 तक जितने भी चार्टर्स लाए गए, बहुत सारे चार्टर्स लाए गए फ्रॉम 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1853 तक जितने भी चार्टर्स लाए गए वो किस किस चीज के लिए? टू कर्ब द पावर ऑफ कंपनी, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड एज द सिविल सर्वेंट्स वर वेरी लॉयल टू कंपनी रादर देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये अभी तक मैंने आपको बताया। ड्यू टू दिस रीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी। Therefore न्यू चार्टर वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉल्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1853 विद द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे चार्टर्स इंट्रोड्यूस किए, किस चीज के लिए? ताकि जो कंपनी की पावर है, कंपनी के अफेयर्स है, उनको रेगुलेट करे, उनके रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। मतलब सिंपल भाषा में यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उसको खत्म करना था। लेकिन सिविल सर्वेंट जो थे वो बहुत लॉयल थे कंपनी की ओर, इसलिए इन रीजन की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इट वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए नया चार्टर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम डिस्कस यहां पर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रोविजन, ऑन द बेस ऑफ मैकॉले रिकमेंडेशन। मैकॉलेज रिकमेंडेशन जो है प्रीवियस चार्टर्स में भी हमने देखा था कि किस तरीके से उसने चाहा था कि जो कि मैकॉले एक लॉ मेंबर बनाया गया था, फुली लॉ मेंबर नहीं था, एक टेम्परेरी लॉ मेंबर था जो फोर्थ मेंबर इंट्रोड्यूस किया था। उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1833 में भी ये चाहा था कि ये अटेम्प्ट किया था कि जो सिविल सर्विसेज है उसका सिस्टम ऑफ जो सिलेक्शन होगा वो एक ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, लेकिन वो अपोज किया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। लेकिन सेम रिकमेंडेशन मैकॉले ने फिर से दी 1853 में इस एक्ट के थ्रू, और इस एक्ट के थ्रू ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है, ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है किस चीज के लिए? सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए स्टार्ट किया गया। इस एक्ट ने किसकी ओर एग्जर्ट किया, किसकी ओर जोर दिया कि जो हमारे पास सिविल सर्वेंट का सिस्टम ऑफ सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट जो है उसको एक ओपन कंपटीशन या एक ओपन सिस्टम के तरीके से या एक ओपन कंपटीशन रखा जाएगा जिसके थ्रू जो है सिविल सर्वेंट को रिक्रूट और सिलेक्ट किया जाएगा। यहां से कंपनीज की पैट्रोनेज और सिविल सर्विस जो है वो डिसॉल्व होती है, खत्म हो जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, देखो यहां से हमें देखने को सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं आ रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं आ रहा था। लेकिन इस एक्ट के थ्रू जो है उन्होंने जाना कि किस तरीके से कंपनी को कंट्रोल करना है, कंपनी की पावर को कर्ब करना है, ठीक है, खत्म करना है। तो उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुद के कंट्रोल में लाई। वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थी, अब उसको एज अ ओपन कंपटीशन सिस्टम बनाया गया। कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होगा, ओपन कंपटीशन होगा जहां पर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट होगी। तो इस तरीके से कंपनी की जो पैट्रोनेज थी अवर सिविल सर्विसेज वो डिसॉल्व की गई। उसके बाद हमारे पास जो लॉ मेंबर था, जो पिछले एक्ट में हमने देखा था 1833 एक्ट में एक लॉ मेंबर जो था वो टेम्परेरी बनाया गया था, लेकिन इस एक्ट ने उस लॉ मेंबर को एक फुल मेंबर बनाया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में। गवर्नर जनरल काउंसिल, लेकिन कौन सी? एग्जीक्यूटिव। ये अभी पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी और किस तरीके से वजूद में आई। और तीसरा हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पहली बार ऐसा हुआ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी, पहली बार ऐसा हुआ कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, जिसको हम ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेंगे इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था? गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल। अब ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी जिसको हम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया कह रहे हैं, इसके फंक्शंस को सेपरेट किया गया था। फर्स्ट टाइम इसके फंक्शन को सेपरेट किया गया एज अ लेजिस्लेटिव फंक्शन, एज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब हम ये कहेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ? देखो, पहले की अगर हम बात करेंगे, इससे पहले हमारे पास जो गवर्नर जनरल काउंसिल होती थी, इसके दो फंक्शन होते थे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन। प्राइमरली इट वाज एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी ये खुद ही करती थी, जो भी लेजिस्लेशंस लॉ बनाने होते थे वो खुद ही करती थी, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी इसके पास थे। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की अगर हम बात करेंगे तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने यहां पर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या किया कि पहली बार ऐसा हुआ ब्रिटिश इंडिया में
या ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि जो हमारे पास गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसके फंक्शन को सेपरेट किया एज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो दो किस्म की काउंसिल बनाई गई, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वही थी जो पुरानी थी, लेकिन गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 6 मेंबर इंट्रोड्यूस किए गए जिनको हम लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहते हैं। उसको गवर्नर जनरल काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया फॉर व्हाट? लेजिस्लेटिव पर्पस, लॉ बनाने के लिए। किस चीज के लिए? लॉ बनाने के लिए 6 मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। देखो, गवर्नर जनरल काउंसिल वही गवर्नर जनरल काउंसिल है, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया। एक बनाया गया पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरा हमारे पास एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब 6 मेंबर उसी गवर्नर जनरल काउंसिल, जनरल गवर्नर जनरल काउंसिल में इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन वो 6 मेंबर्स किस चीज के लिए इंट्रोड्यूस किए? फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस। वो जो 6 मेंबर बॉडी थी उसको कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या उसको हम मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, मिनी पार्लियामेंट इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते थे वो प्रोसीजर होता था, सेम प्रोसीजर इस बॉडी में भी अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम यह कह सकते हैं कि लेजिस्लेशन जो है वो पहली बार ट्रीट किया गया एज अ सेपरेट फंक्शन, क्योंकि पहले तो मिक्स था, जो हमारे पास गवर्नर जनरल होता था वही एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, वही लेजिस्लेटिव बॉडी थी। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की अगर हम बात करते हैं तो इसने फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव फंक्शन की अगर हम बात करेंगे या लेजिस्लेशन की अगर हम बात करेंगे उसे एज सेपरेट फंक्शन ट्रीट किया गया। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि जो हमारे पास सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, मेंबर ऑफ 6 की अगर हम बात करेंगे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, दैट इज अ मेंबर ऑफ 6। इसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो गया किसका? लोकल रिप्रेजेंटेशन का। मींस इंडियन मेंबर्स की अगर हम बात करेंगे, इंडियंस की अगर हम बात करेंगे तो इंडियंस को इसमें इंक्लूड किया गया। अब ये 6 मेंबर की बॉडी थी, ठीक है, तो 6 में से 4 की अगर हम बात करेंगे, 4 आउट ऑफ 6 की अगर हम बात करेंगे, वो कहां के थे? इंडिया के थे। मींस इंडियंस जो हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस किए गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहां से? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ गवर्नेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जैसे मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा। उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी रूल जो था उसमें अब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन नहीं रखी गई कि 20 साल के बाद रिवीजन फिर से होगी। इसका जो कंपनी रूल जो था वो एक्सटेंड किया गया इंडेफिनेटली। अब कोई 20 साल के बाद रिवीजन नहीं होगी, सिंस देयर वाज नो नीड टू कंट्रोल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इसलिए किया गया क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। वो कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि पहले कंट्रोल करने के लिए जरूरत इसलिए थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ब्यूरोक्रेसी थी। अब ब्यूरोक्रेसी छीन ली गई तो यहां से कोई भी जरूरत नहीं है कि 20 साल के बाद इनकी टर्म्स और कंडीशन को रिवाइज किया जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जितनी भी ब्रिटिश पोजेशन जो है वो होल्ड करेगी, लेकिन किस चीज के लिए? फॉर ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पर, ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पर वो रखेगी। देयर वाज नो स्पेसिफिक पीरियड फॉर दिस वेरी नेक्स्ट रूल। कोई भी स्पेसिफिक पीरियड अब नहीं रखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब तक रहेगी। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो कभी भी एंड हो सकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल का अगर हम बात करेंगे तो वो रूल जो है कभी भी एंड हो सकता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर की अगर हम बात करेंगे कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं रखा गया। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से हमने क्या सीखा? सबसे पहले कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फुली कंट्रोल किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि पहले कोऑपरेट नहीं करती थी। वो इसलिए क्योंकि उनके पास जो था वो ब्यूरोक्रेसी सुप्रीमेसी की अगर हम बात करेंगे, उनके पास ब्यूरोक्रेसी सुप्रीमेसी थी। अब ब्यूरोक्रेसी सुप्रीमेसी की अगर हम बात करेंगे वो इसलिए था क्योंकि सिविल सर्वेंट जो थे वो ब्रिटिश कंपनी के अकॉर्डिंग्स वो रेकमेंड किया जाता था। अब जो है ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैकली रिकमेंडेशन, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स कंप्लीट कंट्रोल में आ गए, किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। उसके बाद हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन कि लेजिस्लेटिव फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट मींस गवर्नर जनरल इन काउंसिल की अगर हम बात करेंगे, उसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्लियरली डिफाइन किया गया, डिमार्क
डिमार्केट किया गया फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए, लेजिस्लेटिव फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए एक सेपरेट काउंसिल बनाई गई, 6 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, जिसको हमने कहा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मींस लोकल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन किया किसमें, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है किस तरीके से कंप्लीट कंट्रोल करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में और किस तरीके से इंडियन को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दैट्स ऑल, थैंक्स।